इतनी सारी क्लीशे स्विच्ड एट बर्थ ड्रामास देखने के बाद जब मैं इस वेल्दी फैमिली में वापस आता हूं तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूं। मैं सीधा उन चार सिस्टर्स की तरफ देखता हूं जो सालों से फेक एयर लियम को प्रोटेक्ट कर रही थीं, और बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूं, अगर तुम मुझे अपना ब्रदर नहीं मानना चाहती तो मुझे भी तुम लोगों को अपनी सिस्टर्स मानने की जरूरत नहीं है। अगर लियम ही तुम्हारा असली ब्रदर है तो वहीं रहो उसके साथ, बस मेरे रास्ते से दूर रहना। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। चारों स्टर्लिंग सिस्टर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्टर और क्लैरा दोनों क्लियरली शॉक्ड हैं। मैं क्लैरा की आंखों में दर्द देखता हूं और धीरे से साय करता हूं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मॉम डैड, मैं अपनी मर्जी से यहां आया हूं और मैं आपको अपने पेरेंट्स मानता हूं, लेकिन सिर्फ आपको दोनों को। मुझे उन लोगों के पीछे भागने का कोई शौक नहीं है जो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आखिर मैं ग्रिम हेवन का यंग लॉर्ड हूं। लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी के पीछे नहीं जाता। मैं अपनी प्राइड छोड़कर किसी की अप्रूवल के लिए बैक करूं, ऐसा कब से होने लगा? डेमन की बॉडी लेने का मतलब है उसकी डेस्टिनी भी लेना, और मुझे साफ दिख रहा है विक्टर और क्लैरा सच में सिंसियर हैं, इसलिए मैं उन्हें रिस्पेक्ट दूंगा जैसे असली पेरेंट्स को देना चाहिए। लेकिन बाकी सब देखेंगे। तभी अचानक एक आवाज आती है, रोने की। सबकी नजरें घूमती हैं। लियम लाल आंखों के साथ बैठा है, आवाज कांप रही है। मॉम, डैड, सिस्टर्स, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, मैं उसे बीच में ही रोक देता हूं। बस करो, ये ड्रामा बंद करो। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी एक्टिंग के लिए। सीधे बताओ तुम चाहते क्या हो। मैं खड़ा होने लगता हूं। ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। तुम लोग अपनी हैप्पी फैमिली एंजॉय करो। लियम का चेहरा लाल पड़ जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। क्लैरा तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। डेमन, तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, यहां कोई भी तुम्हारे खिलाफ बोलने का हक नहीं रखता। वो अपनी डॉटर्स की तरफ शार्प नजर डालती है। विक्टर भी सख्त आवाज में बोलता है, बिल्कुल सही, ये घर डेमन का है, जिसे प्रॉब्लम है वो खुद निकल जाए। अब से डेमन वही करेगा जो वो चाहता है। देखता हूं कौन उसे रोकेगा। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं। कम से कम ये दोनों जानते हैं कि लॉयल्टी किसे देनी है। अगर ये भी लियम के साइड खड़े होते तो शायद मेरा रवैया इतना काम नहीं होता। लियम अब कंप्लीटली ऑकवर्ड फील कर रहा है। न वो यहां का एयर रहा, ना ही उसके पास कोई पोजीशन बची है। अब वो बस एक आउटसाइडर है। क्लैरा उसकी तरफ मुड़कर सॉफ्टली बोलती है, लियम, रोना बंद करो, हम पहले ही बात कर चुके हैं। डेमन डेमन है और तुम हो। तुम दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस शांति से रहो। लेकिन लियम रुकता नहीं। मुझे डेमन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं कामली खाना खाते हुए रुकता हूं और उसकी तरफ देखता हूं। हो गया तुम्हारा? तुम कहते हो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अभी भी इस घर में बैठे हो। अगर सच में गिल्टी होते तो कब के जा चुके होते। तो ये विक्टिम वाला एक्ट बंद करो। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। अब से मुझे मेरे नाम से बुलाना। अगर उसे नाटक करते रहना है तो करने दो, लेकिन अगर उसे ये समझ नहीं आता कि कब रुकना चाहिए और वो अपनी किस्मत ज्यादा आजमाने लगे, तो फिर आगे जो होगा उसके लिए वो मुझे दोष न दे, यहां तक कि विक्टर और क्लारा की इज्जत के लिए भी नहीं। लियम का चेहरा अचानक जम जाता है, जैसे सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ पड़ गया हो। उसके चेहरे का रंग बार बार बदलता है, कभी सफेद कभी लाल। अंदर से वो गुस्से में जल रहा है, लेकिन सबकी नजरों के सामने कुछ कर भी नहीं सकता। इतनी सीधे तरीके से पूरे परिवार के सामने उसकी पोल खुलने के बाद अब घायल बनने का नाटक जारी रखना उसके लिए भी मुश्किल हो गया है। एला, जो चारों बहनों में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा गुस्सैल है, तुरंत लियम का बचाव करने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन सेरेना उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सेरेना मेरी तरफ ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में कुछ बदलता है, जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण। ये छोटा भाई तो वाकई अलग ही निकला, वो कहती है। घर में स्वागत है। माँ और पापा बिल्कुल सही हैं। ये घर अब हमेशा तुम्हारा है। जो तुम्हें सही लगे वही करो। तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी रुककर आगे कहती है, आज हमारी गलती थी। हमें लगा था कि तुम और पापा इतनी जल्दी वापस नहीं आओगे, इसलिए हम बाहर चले गए थे। प्लीज इसे गलत मत समझना। हमें सच में खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। मैं बस उसे एक नजर देखता हूं और कुछ नहीं कहता। अपनी बड़ी बेटी को बोलते देख विक्टर के चेहरे पर आखिरकार थोड़ी राहत आती है। वो स्टाफ को इशारा करता है कि अगला कोर्स परोसा जाए। किचन को पहले ही बता दिया गया था कि आज हर तरह का खाना बनाया जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है।
फिर सेरेना कैजुअली पूछती है, वैसे डैड, डेमन कहाँ बड़ा हुआ और जिन्होंने उसे पाला उनके बारे में क्या? आगे उस तरफ की चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? विक्टर का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। ये देख सेरेना को कुछ अजीब लगता है। डैड, आप चुप क्यों हो गए? क्या कुछ ऐसा है जो आप बताना नहीं चाहते? अब हम सब फैमिली हैं। जो भी डेमन से जुड़ा है वो हम सब से जुड़ा है। कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। लगता है ये डिनर शांति से खत्म नहीं होने वाला। मैं खुद ही बोल पड़ता हूं। अगर जानना है तो मुझसे सीधे पूछो। मैं नैपकिन से अपने होठ साफ करता हूं और शांत आवाज में कहता हूं, मुझे बचपन में एक बूढ़े ताओवादी गुरु ने अपनाया था। मैं एक पुराने जर्जर मंदिर में बड़ा हुआ। वो एक दूर पहाड़ पर था। हालत खराब थी और वहां शायद ही कोई आता था। मैं और मेरे गुरु मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। मैं कभी किसी स्कूल नहीं गया। मेरे गुरु ने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। बचपन में मैं शायद ही कभी पहाड़ से नीचे उतरा। 3 महीने पहले मेरे गुरु की उम्र की वजह से मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं अकेला मंदिर में रहा जब तक कि डैड मुझे ढूंढकर घर नहीं ले आए। मैं थोड़ा रुककर जोड़ता हूं। अब वो मंदिर बंद है। उसे चलाने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन अगर मैं कभी वापस जाना चाहूं तो जा सकता हूं। मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने अपना पूरा अतीत कुछ ही वाक्यों में बता दिया। न कोई शिकायत, न कोई आंसू, न किस्मत को दोष। लेकिन क्लारा और विक्टर का दिल टूट जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चारों बहनें भी स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका असली भाई ऐसे हालात में बड़ा हुआ था। एला को भी हल्का सा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसका पहले का व्यवहार गलत था। वहीं लियम के मन में अलार्म बजता है। वो सोचता है कि मैं चालाक और चालबाज हूं और ये सब मैंने सिंपैथी पाने के लिए जानबूझकर कहा है। पहले वो फिर से माफी मांगने का सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि मैंने उसे कैसे रोक दिया था, तो वो रुक जाता है। फिर वो एक नया तरीका अपनाता है। डेमन, अब जब तुम घर आ गए हो सब कुछ बेहतर होगा। तुम अभी एडजस्ट कर रहे हो। अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। और अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें शहर भी घुमा सकता हूं ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाए। मैं उसकी हर चाल साफ साफ समझ रहा हूं। मैं फ्लैट टोन में बस इतना कहता हूं, ठीक है, थैंक्स। क्लेरा मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा है। मॉम, मैं ठीक हूं, मैं शांत आवाज में कहता हूं। मेरे मास्टर और मैं साथ में खुश थे। हाँ, कंडीशंस टफ थीं, लेकिन टेम्पल पीसफुल था और मेरे मास्टर मुझे बहुत प्यार करते थे। सब मिलाकर मेरा चाइल्डहुड बुरा नहीं था। जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह झूठ भी नहीं है। असल में रियल डेमन सच में खुश था। गरीबी थी, स्ट्रगल था, लेकिन उसके मास्टर ने उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। टेम्पल में हार्डली कोई आता था। दुनिया सिंपल थी, बिना कॉम्प्लिकेशंस के। वो हर दिन बिना किसी बर्डन के जीता था। जब वो छोटा था और लोनली फील करता तो पीछे वाले माउंटेन पर चला जाता और एनिमल्स के साथ खेलता। अकेले होते हुए भी वो खुश रहना जानता था। उसने कभी खुद को सफर करते हुए नहीं देखा। असल दर्द तब शुरू हुआ जब उसके मास्टर बीमार पड़े और कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था। उसके मास्टर ही उसकी पूरी दुनिया थे, उसका फैमिली, उसका सहारा, सब कुछ। और पहली बार उसने लॉस का असली मतलब महसूस किया। मास्टर के जाने के बाद वो अकेला रह गया उस टेम्पल में। कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, बस खामोशी। दिन बीतते गए लेकिन सब कुछ खाली हो गया। विक्टर के आने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले डेमन फायरवुड लेने के लिए माउंटेन पर गया था। वो फिसला और सीधे क्लिफ से नीचे गिर गया। उस सुनसान जगह पर कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई गवाह। वो वहीं खत्म हो गया। उसकी सोल ग्रिम हेवन पहुंची उसी वक्त जब मैं वापस सिटी आया था। जब मैंने उसकी सोल देखी तो तुरंत कुछ अजीब लगा। उसकी डेस्टिनी, उसकी फेट, सब कुछ बता रहा था कि उसे एक रिच, पावरफुल, लॉन्ग लाइफ मिलनी चाहिए थी। ऐसी परफेक्ट फेट बहुत रेयर होती है, लेकिन वो यहां था, ग्रिम हेवन में। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। किसी ने उसकी जिंदगी उससे छीन ली। उसी समय ग्रिम हेवन में भी प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में आना ही था। तो मैंने डेमन की सोल से डील की। मैं उसकी आइडेंटिटी यूज करूंगा और बदले में उसे उसका राइटफुल बैलेंस मिलेगा। विन विन सिचुएशन। और इसी डील की वजह से आज मैं यहां हूं, स्टर्लिंग फैमिली के बीच। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं ये सब विक्टर और क्लारा को बताऊं तो वो बिलीव नहीं करेंगे। उल्टा अब वो और भी कन्विंस्ड हैं कि मैं एक काइंड हार्टेड, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड हूं, कि मैंने ये सब सिर्फ उन्हें कंफर्ट देने के लिए कहा। दोनों के दिल में दर्द है। उनका बेटा, जिसे लग्जरी में ग्रो होना चाहिए था, वो सालों तक स्ट्रगल करता रहा और अब
वो साइलेंटली डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ 10x करके लौटाएंगे। डाइनिंग टेबल का मूड हैवी हो जाता है। चारों सिस्टर्स भी अब चुप हैं। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बस साइलेंस। विक्टर और क्लैरा पूरी अटेंशन मुझ पर देते हैं।